गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ गुरुग्राम विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, which in short we call it as GWCAA, I extend a very warm welcome to all our esteemed participants, members, and our distinguished speaker for today's session, CA Nitika Khivani Sood ma'am. थैंक यू सो मच, आपने हमारी फॉर एक्सेप्ट की एंड हमें टाइम दिया आपका। And before we delve into the session technically, for those who are joining us for the first time, let me briefly introduce कि हमारी ये organization क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला, वी कॉल इट एज GWCAA. It's a very vibrant professional association which is committed to empowering the women chartered accountants. Although women are already empowered, but फिर भी बहुत चीजों पे जरूरत है हमें अभी भी। तो we are here for this, and we help all our women chartered accountants for उनको प्रोफेशनली किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, एज वेल एज इन द पर्सनल फ्रंट ऑल्सो, थ्रू द कंटिन्यूअस लर्निंग, नॉलेज शेयरिंग, नेटवर्किंग एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। एंड हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, आर उन्नति मंच, विच वी कॉल उन्नति मंच, अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रेस. It truly reflects our commitment to create a space where professionals can collectively grow and excel in their fields. फ्रेंड्स, ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, दीज ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर ओपन फॉर ऑल, एज ये लर्निंग है, लर्निंग हमेशा सबके लिए ओपन है, टू लर्न एंड ग्रो, एंड हुसोएवर वांट्स टू लर्न वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई मस्ट टेल यू कि ये जो हमारी एसोसिएशन है, दिस एसोसिएशन इज कंप्लीटली मैनेज्ड बाय विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली। एंड टुडे वी हैव आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट CA नमिता मैम ऑल्सो। तो वेलकम मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस। एंड नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक। तो टुडेज आज का जो सेशन है, एक डिफरेंट रखा है, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उतना ही कम इसको लोग कंप्लाई विथ करते हैं। इनफैक्ट आई हैपन टू कम अक्रॉस अ सिचुएशन वेयर 2-3 पीपल हैव आस्क्ड मी कि ये पॉश है क्या। तो मैंने जब अपना नेक्स्ट मैसेज जब फॉरवर्ड किया, तो मैंने उसमें फुल फॉर्म भी लिखने की कोशिश की कि मैं इसका फुल फॉर्म भी लिखती हूँ, सो दैट कि वन गेट टू नो कि ये है क्या चीज। बिकॉज कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये एक्ट कहीं ना कहीं ये वही चीज है कि आपने थोड़ी सी इसकी नॉन कंप्लायंस की, और इसके ह्यूज रिपर्कशंस हो सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, किस पे एप्लीकेबल है, एज एन ऑडिटर हमें क्या करना है, और हमारे लिए बीइंग अ फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हम इसमें से कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हमारे आज के स्पीकर हैं नितिका जी। अगेन वेलकम नितिका जी। तो बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड गिव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ योर्स। जस्ट अ मिनट। So she is a LLB and a Bachelor of Commerce from Delhi University, also a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. And apart from this, she is also qualified DISA from the ICAI. She is also empaneled as an independent director and a certified CSR professional and POSH trainer. नितिका जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो मेंबर्स अगर वो पॉश ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो वो कैसे बन सकते हैं। तो अगर ये कवर नहीं हो रहा होगा, तो आप इसको भी कोई ऐड बात कर नहीं। लीजिएगा अपने। There is enough fish in the sea for everyone. Thank you. So she carries an extensive professional experience of more than 19 years in handling various professional assignments relating to taxation, corporate governance, assessment, and appellate proceedings. Her expertise is in direct taxes and handling litigation matters before the tax authorities as well as the tribunal. And she is also the management consultant to clients in various manufacturing and e-commerce sector. And she is also associated to one of the big four accounting firms. With this, I welcome you once again. And now the stage is yours. Good evening to everyone. Thank you, Asha. Thank you, Namita ji, for this wonderful opportunity. And of course, जैसे आशा ने कहा कि बहुत लोगों को इस एक्ट के बारे में और इसकी कंप्लायंसेस के बारे में नहीं पता। लोग और जिनको पता भी है, वो सिर्फ एक पेपर वर्क करना चाहते हैं। दे रियली डोंट वांट टू कंप्लाई विद द लॉ। और जब तक इसका डंडा नहीं पड़ता, तब तक हम इसको नहीं फॉलो करते। लेकिन जब इसका डंडा पड़ता है, तो दिस इज अगेन अ वेरी
बिकॉज इट्स अ विमेन सेंट्रिक लॉ, तो फिर ऑफ कोर्स कोई भी लॉ किसी एक जेंडर को बहुत पावर दे देता है, तो फिर वो कई बार एक सीसॉ की तरह होता है कि एक तरफ जो पल रहा है वो भारी पड़ जाता है। और क्योंकि हमें एज प्रोफेशनल्स इसके बारे में पता नहीं है, तो जब पता नहीं होगा तो मैं किसी को अवेयर भी नहीं कराऊंगी। अवेयर नहीं कराऊंगी तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी। अगर हम किसी लॉ के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं, तभी तो उसके अंदर से कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर पाते हैं। अदरवाइज इट इज एज गुड एज नॉट नोन टू अस। तो आशा, मैं एक बार अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। राइट्स दे दो। डन, आप करो, हो जाएगी अब। ठीक है, अभी दिख रही है। यस, जैसे इसको स्लाइड शो मोड में कर लेना। हाँ। तो लाइक आई सेड कि सिंस मुझे लॉ के बारे में पता नहीं है, तो मेरे पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। नॉलेज होगी तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में मैं एडवाइस कर सकती हूँ कि मेरे क्लाइंट को इसकी कंप्लायंस कैसे करनी है। मेरे पास अगर नॉलेज होगी, सर्टिफिकेशन होगा, या इवन इफ आई हैव अ लीगल नॉलेज, अगर मेरी लॉ के अंदर ग्रेजुएशन है, तो मैं इस कमिटी के अंदर एक्सटर्नल मेंबर भी बन सकती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं उनको पॉश की क्या पॉलिसी है वो ड्राफ्ट करने में भी हेल्प कर सकती हूँ। और एज एन ऑडिटर देखो, हम बाकी सारे लेबर लॉ के ऊपर अपना कोई ना कोई ओपिनियन देते हैं, कंप्लायंस है नहीं है, चाहे वो ईएसआई है, पीएफ है, बोनस है, ग्रेचुटी है। बट जितना हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया हम उतने पे ही देते हैं। तो पॉश इज ऑल्सो, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ लेबर लॉ कि भाई मेरी जो विमेन वर्कफोर्स है उनकी सेफ्टी के लिए मैं क्या कर रही हूँ। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि एज अ सीए फर्म ये एक्ट मेरे पे भी एप्लीकेबल है, इसकी नॉन कंप्लायंसेस क्या हैं, और मैं गाइड भी अवेयरनेस के साथ ही कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरे को पास इसकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो ये फील्ड है, ज्यादा से ज्यादा लीगल ग्रेजुएट्स ही इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, या कब कुछ कंपनी सेक्रेटरीज। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको इसके बारे में पता है, या फिर वो इसके ऊपर किसी तरीके का एडवाइस देते हैं। तो मैंने प्रो टच है एक कंसर्न जहां से ये सर्टिफिकेशन लिया था। एंड आप कोई भी गूगल कर लो तो तीन चार हैं ऑर्गेनाइजेशन जो इसका सर्टिफिकेशन देती हैं। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद प्रो टच। बट ऑफ कोर्स मैंने जब ये करा था तो इट वाज नॉट विद द इंटेंशन टू फॉलो इट प्रोफेशनली। हाँ, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आया, सो आई नाउ परस्यू इट प्रोफेशनली एज वेल। अदर देन आई जस्ट डिड इट फॉर नॉलेज सेक, बट नाउ आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और मुझे इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिली भी। पर अब ये देखते हैं कि विमेन सेफ्टी के लिए एक सेपरेट लॉ की जरूरत पड़ी ही क्यों। आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सब कुछ है। तो ये why did they need a separate act just for women safety, and that also at workplace? तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1992 में देयर वाज अ सोशल वर्कर कॉल्ड भवरी देवी। उनका जो काम था वो चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेंट करती थी। और इस प्रिवेंशन में उन्होंने एक एक साल के छोटी लड़की की भी चाइल्ड मैरिज शी प्रिवेंटेड, विच केम विद अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट फ्रॉम द सोसाइटी। एंड दिस एंड ड्यू टू दिस, जो उसके गांव के विलेज के आदमी थे, वो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि इसने ये शादी नहीं होने दी। उसने जब उन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट करी पुलिस में, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे उन लोगों को बढ़ावा मिल गया एंड दे गैंग रेप भवरी देवी। अब भवरी देवी का जो गैंग रेप था वो इसलिए हुआ क्योंकि वो अपना काम कर रही थी, वो सोशल वर्कर थी, और वो उसकी काम की जगह थी जहां पे उसका गैंग रेप हुआ। इस रेप को बहुत लाइटली नहीं लिया गया, एंड देयर वाज अ सोशल वर्कर who filed a PIL before the Honorable High Court of Rajasthan, which came out with guidelines in 1997, which are also known as विशाखा guidelines। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो आज भी पॉश एक्ट को विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। बट समहाउ ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ। 2012 में दिल्ली में रेप हुआ, निर्भया रेप, जो जिसने
शायद पूरी कंट्री को हिला दिया, वो इतना ग्रेव रेप था। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन तो थोड़ी केयरफुल हो ही गई फॉर विमेन सेफ्टी, बट देन दे ऑल्सो फेल्ट कि व्हेन विमेन आर गोइंग एट वर्क प्लेसेस तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पहुंचेगी, सो दे पुट दिस ओनस ऑन द एम्प्लॉयर कि जो विमेन आपके ऑफिस में आ रही हैं, काम करने आ रही हैं, या अपने काम से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आ रही हैं, तो उसकी जो सेफ्टी का पूरा और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। एंड दैट इज व्हेन इन 2013 पॉश एक्ट 2013 केम इनटू प्ले। ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रखता है क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी रिलीजन के लिए, हमारी पर्सनल लिबर्टी के लिए, और क्या हमारी सारी चीजें टू लिव अ बेटर लाइफ, इसके लिए ये पॉश एक्ट बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही सेफ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। और बाय चांस ऐसा कुछ हो जाए तो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे मेरी विमेन एम्प्लॉय आके कंप्लेन कर सके कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अब इस सारी चीजों को हम बहुत ज्यादा वर्क प्लेस से इसलिए भी रिलेट करते हैं क्योंकि अगर मेरी वर्क प्लेस एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस होएगी जहां पे मैं आके सेफ फील करूंगी, सो आई विल ऑल्सो बी एबल टू परफॉर्म बेटर। और थोड़ा सा पीछे जाए, मतलब वैसे तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ इंडियन फिनोमेना है, दैट विमेन हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ वीकर जेंडर। आई थिंक मोर फिजिकली, क्योंकि आप शुरू से देखो दैट विमेन हैव बीन गिवन द रोल्स ऑफ अ केयर टेकर, अ होम मेकर। इट वाज विमेन हु स्टेड बैक एंड नर्स देयर किड्स, looked after their ailing parents, look after the household chores, and men were supposed to go out of the homes to earn a living, which was the primary responsibility given to the men, and they were the providers. And this biasness of women being weaker and men being stronger आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में परसिस्ट करता है। द नेचर एंड बायसनेस एंड डिग्री could vary from person to person, organization to organization, but it is still there. Atrocities on women is still there. It became so, it is very important that as employers we take care of the society, of safety of women in our offices, and this onus has therefore been given to the employer. एक अच्छी वर्क प्लेस होएगी तो ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा कल्चर भी होगा ऑफ रिस्पेक्ट, सोसाइटी में विमेन आगे बढ़ेंगी, एंड दिस विल नॉट ओनली बूस्ट देयर एम्प्लॉय मोरल बट इट विल ऑल्सो एनहांस देयर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। सो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर: प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म एट द वर्क प्लेस। अब ये एप्लीकेबल किसको है? इसकी एप्लीकेबिलिटी भी हम में से बहुत लोगों को नहीं पता। ये एप्लीकेबल पूरे इंडिया को है। किसी भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वहां पे फीमेल एम्प्लॉय हो या ना हो, ये हमें एप्लीकेबल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने फीमेल एम्प्लॉय नहीं रखी है तो मुझे पॉश एक्ट की कोई कंप्लायंस नहीं करनी। ऐसा नहीं है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सारे के सारे भी मेल एम्प्लॉयज हैं तो भी मुझे इस एक्ट की कंप्लायंस करनी है। पॉश एक्ट के हिसाब से वर्क प्लेस जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है: एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वो है जहां पे 10 से ऊपर एम्प्लॉयज हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जहां पे 10 से कम एम्प्लॉयज हैं। फर्क इसमें सिर्फ इतना सा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें हम अपनी इंटरनल कमेटी बनाएंगे कंप्लेंट्स के लिए, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें लोकल कमेटी होगी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं विमेन एम्प्लॉयज इन केस दे हैव फेस्ड एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली दैट कि जहाँ पे वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं, अगर कोई विमेन एम्प्लॉय चाहती है कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या लोकल कमेटी में कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करनी, तो वो शी बॉक्स पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं। या फिर उनको अगर एफआईआर लिखवाना है तो एफआईआर का जरिया तो इज ऑलवेज ओपन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द हरासमेंट इज। अब इसके बाद
हम डेफिनेशंस पे आते हैं। हमारी 5 मेन डेफिनेशंस हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, एम्प्लॉयर किसको कहते हैं, वर्क प्लेस या एक्सटेंडेड वर्क प्लेस इसको क्या कहते हैं, अग्रीव्ड पर्सन कौन माना जाता है, और फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। तो इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन लूं या ये पूछूं कि आपसे कि वर्बल या नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि व्हाट्सएप या ईमेल, इन पे जो इमोजीज भेजे जाते हैं ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन माना जाता है। बहुत सारे कोड्स जो हैं वो व्हाट्सएप के इमोजीज को भी अब एक्सप्रेशन मानने लगे हैं। तो इसलिए जब हम किसी को मैसेजेस भेजें तो वी शुड बी केयरफुल कि हम अपने कोलीग्स को किस तरीके के इमोजी भेज रहे हैं। वी शुड अवॉइड ये जो हार्ट वाले इमोजीज होते हैं, किस वाले इमोजीज होते हैं। हम तो ये बटन ऐसे ही दबा देते हैं ना कि ठीक है इट्स अ ब्लश वाला इमोजी। बट वी शुड बी केयरफुल कि हम अपने किसके साथ कैसे तरीके के मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड इन केस रिक्वायर्ड देन दीज मैसेजेस कैन बी टेकन टू द कोर्ट फॉर डिफेंडिंग योर केसेस। Many a times we even don't know कि उस मैसेज इमोजी का एग्जैक्ट है क्या, वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली है किसके लिए। एग्जैक्टली वो हमारे को वो जो इमोजी दिखता है जिसके चीक पे 2 हार्ट्स बने होते हैं, हम सोचते हैं वो ब्लश का इमोजी है या जो भी, मतलब वॉट एवर। लेकिन किसी को अगर उसको मिसयूज करना है तो वो मिसयूज हो सकता है। अब जैसे एक एक्चुअल इंस्टेंस है वेर किसी लेडी ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, वो उसका कुलीग भी था, कि मेरे ऊपर लिपस्टिक का कौन सा कलर सूट करता है, पिंक, रेड या न्यूड। अब उसने लिख दिया न्यूड। अब 4 दिन बाद ब्रेकअप हो गया। अब वो जो उसने न्यूड लिखा ना, दैट बिकम्स एन एविडेंस अगेंस्ट हिम, even though at that point of time it was a consensual relationship, but it can be, these things can be misused to make your cases or evidences। क्योंकि देखो ये जो भी harassments होती है ना, ये बहुत ही क्लोज और confined स्पेस में होती हैं। इनको प्रूव करना इवन आईसी या फॉर एनी मैटर किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं ऑडियंस को कहूंगी कि एक मूवी है इनकार, आप वो पिक्चर देखो। तो इस सेशन के बाद जब हम आईसी डिस्कस करेंगे और फिर आप इनकार देखोगे तो आप काफी हद तक रिलेट कर पाओगे विद व्हाट द आईसी एक्चुअली डज एंड व्हाट इज द कंफ्यूजन। और हम कह कि जब हमें केस डिसाइड करना पड़ता है तो हमारे को किस किस तरीके का डिलेमा होता है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि इन चीजों में एविडेंसेस, विटनेसेस इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। So coming back to that, what is sexual harassment? Of course, it is something which is physical, may or may not be physical, or demand for a request for a sexual favor. It could be passing of sexually colored remarks. It could be showing of pornographies or any other unwelcome physical, verbal conduct of sexual nature। इसमें दो उसमें इंस्टेंसेस में डिवाइडेड है कि वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट क्या है और नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। वर्बल ऑफ कोर्स कि किसी को कुछ कहा जाए, उससे सेक्सुअल एडवांस या सेक्सुअल फेवर मांगा जाए, उसके बारे में गॉसिप करी जाए, या फिर उसकी पर्सनल क्लोथिंग के ऊपर उसके किसिंग की साउंड, विस्लिंग की साउंड, किसी तरीके का थ्रेट, ब्लैकमेल, या फिर हम किसी को बार बार पूछते हैं मेरे साथ कॉफी पीने चलेगी, मेरे साथ डिनर करने चलेगी, कॉन्स्टेंटली आस्किंग आउट फॉर डेट्स। हम ये भूल जाते हैं कि किसी ने अगर ना कह दिया तो उस ना का वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। अगर पिंक मूवी देखो तो उसमें तापसी पन्नू कहती है कि नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने मुझे ना कह दिया है तो वो एक तरीके का रिजेक्शन है। इट इज नॉट अ रिजेक्शन, आई मे नॉट बी देयर प्रेफरेंस। सो आई थिंक वी शुड गेट द रिस्पॉन्स एंड नॉट, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं 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 मेरे को कॉफी के लिए जाना है, आप मिलो। इनफैक्ट अब तो लोग इतने बोल्ड भी होने लग गए हैं कि वो ये कहते हैं कि चलो तुम्हें होटल के रूम में लेके चलता हूँ। सो ये सारी चीजें हमारे को ना, कई बार क्या होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये बताना चाहिए कि हमें क्या, हाउ वी शुड कैरी आवरसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे प्रोफेशनली एक डेकोरम मेंटेन होता है। देन देर इज नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट। नॉन वर्बल इज, आप कई बार नोट करते हो कि लोग कहते हैं कि अच्छा वो उसने तो ना मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था।
या फिर मुझे ऐसे लग रहा था वो मुझे स्कैन कर पा रहा है। तो ऐसे किसी को वी शुड नॉट सी समवन लाइक दिस, एज if वी आर एक्चुअली स्कैनिंग समवन और लियरिंग समवन अप एंड डाउन, जो एक तरीके की बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग या एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो। कोई सेक्सुअल जेस्चर्स हाथों से, या वो साइबर स्टॉक करना, किसी को एमएमएस एसएमएस कोई व्हाट्सएप ईमेल ऐसी भेजना, या फिर मान लो कि अगर मेरी जूनियर ने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया है तो मैंने उसको लॉन्जरी गिफ्ट कर दी। तो दीज आर ऑल सिग्नल्स दैट समथिंग इज नॉट राइट एंड वी शुड अवॉइड ऑल ऑफ दिस। आप इसमें एग्जाम्पल से बहुत क्लियर लग जाएगा कि कैसी तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट के इंस्टेंसेस होते हैं। क्यों किसी को कहना है यू लुक वेरी सेक्सी टुडे, या फिर मीटिंग्स के टाइम ऐसे कहने हैं विच आर रियली ऑड आवर्स। एंड इफ अ फीमेल फील्स दैट देयर इज समथिंग शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन, देन शी शुड बी अपफ्रंट इन सेइंग नो। और या फिर अपने कुलीग को या मैनेजर को शी कैन ऑलवेज सेफ, अगर कई बार एज अ विमेन हमारी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हमें किसी से ठीक फीलिंग नहीं आ रही है तो वी शुड रेज द इशू राइट देयर एंड देन, रादर देन वी शुड वेट टिल द एंड कि हाँ एक दिन ये चीजें बहुत ज्यादा क्रॉप अप होके बढ़ जाएंगी। फिर होता है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। हर चीज जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट शायद नहीं होगी। कई चीजें जैसे सेक्स डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, सेक्सुअल हरासमेंट हमने अभी डिस्कस ही किया। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होती है कि किसी को किसी के जेंडर के बेसिस पे कोई रिमार्क पास करना। मानो कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोक दी गई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, and maybe for a while she may go on a child care leave or a maternity leave. So ये किसी की सेक्स की या किसी उस वजह से डिस्क्रिमिनेट करना, या फिर कोई मैनेजर अपनी जूनियर को कह दे, उसको उसको डांट रहा और उसको बोल दे अरे तुम लड़कियों को तो काम ही नहीं करना आता, तुम्हें तो सिर्फ सब्जी कटवा लो, किचन का काम करा लो। सो दिस इज ऑल बायसनेस एंड दीज रिमार्क्स आर जेंडर बायस्ड रिमार्क्स विच लीड टू सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। सो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन अगर है तो वो पॉश एक्ट के अंदर नहीं कवर होगा। आप उस सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट जो है वो पॉश एक्ट के हिसाब से नहीं करेंगे। Then these are the key elements of sexual harassment. It is unwelcome, it is sexual in nature, it is subjective. इसका मतलब ये है कि अनवेलकम ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं है, इट हैज टू बी सेक्सुअल इन नेचर। और सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि मेरे को कैसे लगा जब मेरे साथ किसी ने कोई इंस्टेंस करा, ना कि उसकी क्या इंटेंशन थी। मानो कि किसी ने मेरे साथ कोई जोक क्रैक करा, अब हो सकता है उसने तो वो जोक जो क्रैक करा उसने तो हंसी मजाक एक्चुअली कोई, आजकल हम सुनते हैं अरे हेल्दी फ्लर्ट था, ऐसा हेल्दी फ्लर्ट जैसा कोई टर्म नहीं है। हो सकता है उसने वैसे हंसी मजाक में करा हो, लेकिन उसकी क्या इंटेंशन है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एपेटाइट नहीं था उसका मजाक लेने का। मुझे लगा कि जो उसका मजाक है वो सेक्सुअल हरासमेंट में कवर होता है, एंड इफ इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन मी, इट वाज सेक्सुअल इन नेचर, इट वाज अनवेलकम, देन आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द पॉश एक्ट टू माई आईसी और टू माई एलसी। सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू कि सामने वाली की क्या नीयत थी, मेरे को वो कैसा लगा उस पर डिपेंड करता है कि मैं पॉश की कंप्लेंट करूंगी या नहीं करूंगी। ये इंटेंट एंड इम्पैक्ट यस, दोनों ही अपने आप में इतने सब्जेक्टिव हैं, और ये आफ्टर थॉट दोनों में ही बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो बिल्कुल इट्स वेरी अभी मैंने डिफिकल्ट कि उसको टू कितना डिसाइड। जेन्युइन चीज को रखा जा सके। हाँ, क्योंकि हो सकता है किसी का इंटेंशन हो भी तो वो बोल दे कि यार मैंने तो, मेरी तो वो यस। इंटेंशन ही नहीं थी, मैंने तो मजाक किया था। तभी उन्होंने बोला ना कि तेरी इंटेंशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर लड़की को वो मजाक बुरा लग गया, उसको लगा कि वो सेक्सुअल इन नेचर है, तो वो कंप्लेंट कर सकती है। एंड वो इम्पैक्ट अभी जो आपने लिपस्टिक वाला एग्जांपल दिया, वी कैन वेरी हाँ मच कोरिलेट विद दैट, कि अब बाद में नहीं पसंद मजा आया तो हाँ हाँ, तो बाद में मतलब जाके कंप्लेंट डाल दी कि यार इट कैन बी यूज एज हमारा अ तो ब्रेकअप डिफेंस हो गया टूल था। कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे पता चला कि अगला मेरे साथ टू टाइम कर रहा था, तो अब मुझे उससे रिवेंज लेना है क्योंकि उसने मेरे को टू टाइम किया, तो मैं उसकी कंप्लेंट पॉश एक्ट में डाल देती हूँ ना, आई हैव इनफ एविडेंस विद मी। इनफैक्ट ऐसा एक केस और था कि एक बार किसी लेडी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, तो उसके ऊपर भी मैनेजर ने कमेंट कर दिया
कि तुम तो बड़ी वो हेल्थ फ्रीक हो, योर हस्बैंड मस्ट बी सो लकी दैट यू आर सो फ्लेक्सिबल। तो हमें पता भी होना चाहिए ना कि कॉम्प्लीमेंट कितना करना है, कितना नहीं करना है, और Right, वेयर right. टू ड्रॉ द लाइन। कई बार क्या होता है कि जब हम एज पीयर्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि साथ वाला से तो अब हमारी दोस्ती है, लेकिन हम एक्चुअली दोस्त होते नहीं, हम रहते तो कुलीग्स एंड पीयर्स ही हैं, You जूनियर। never know the intention and the impact. तो फिर इसलिए बेटर है कि काम करने जा रहे हैं ना, तो काम में ही दिल लगाएं, इधर उधर दिल ना लगाएं। Mhm. Right. आई नो वैलेंटाइन वीक है, लेकिन तो इसके इम्पैक्ट अलग तरीके से होते हैं प्रोफेशनली। अगर मैं पर्सनली इम्पैक्टेड हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया, या आई एम गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा बिकॉज आई फेस समथिंग लाइक दिस, देन ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट मी प्रोफेशनली ऑल्सो। इट विल डिक्रीज माई परफॉर्मेंस, मेरा काम पे जाने का दिल नहीं करेगा, एब्सेंटीज्म होगा। देन ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स माई इंक्रीमेंट्स, माई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है मैं जॉब छोड़ दूं। और बहुत बार ऐसे होता है कि जो जेन्युइनली अफेक्टेड होता है ना, वो शायद चुप रह के नौकरी छोड़ ही जाता है। अब यही जैसे कॉम्प्लीमेंट वाली बात है, कई बार कई सेशन देती हूँ तो वहां पे लोग पूछते हैं कि अच्छा ऐसे रहेगा तो अब तो हम कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो पॉश लगा देगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का एक दायरा होता है। जैसे अगर इसमें लिखा है कि स्मिता यू लुक ग्रेट इन दिस आउटफिट, तो अगली लाइन ये जोड़ना कि समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल इज नॉट नेसेसरी। सो we should know what we are saying, how much we are saying, where we need to draw the line. किसी भी मजाक को किसी और तरीके से बदलने में एक बहुत थिन लाइन लगती है, और हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कब रुकना है। अब ऐसा भी होता है कि कई लोग ना इसको गलत तरीके से भी ले जाते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे मैनेजर ने मुझे कुछ कहा ना तो मैं उस पर पॉश लगा दूंगी। अगर मेरा मैनेजर मुझे कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर कोई चीज कह रहा है, या मेरी एब्सेंटीज्म को फॉलो कर रहा है, या मेरी वर्क परफॉर्मेंस असेस कर रहा है, या मेरे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, या मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है मेरे काम की वजह से, डेडलाइंस है, कुछ भी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉश के अंदर कवर हो जाएगा। अगर गलती से मेरे को किसी का हाथ लग गया, तो जरूरी नहीं है कि उसके पीछे सेक्सुअल कॉनोटेशन ही हो। आप कई बार हम नहीं फिगर आउट कर पाते कि उसने मेरी कंधे पे हाथ क्यों रख दिया, या मेरी टांग पे बात करते करते हाथ क्यों रख दिया, बट कभी अगर गलती से कुछ हो जाए तो इट इज नॉट पॉश। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है ऑफ कोर्स हु इज हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वर्क प्लेस गवर्नमेंट बॉडी या लोकल बॉडी की, उसके हेड ऑफिसर या सुपरवाइजर। प्राइवेट वर्क प्लेस है तो मैनेजर, सुपरवाइजर, जो भी कंट्रोल कर रहा है, पार्टनर, डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, whoever who is responsible for that workplace। इसके अलावा आशा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ड्वेलिंग हाउस का। अब जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉयर क्या हुआ जिससे मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, और ये पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल है, हर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को एप्लीकेबल है। अब जो मेरे घर में भैया दीदी काम करने आ रहे हैं, उनके लिए जो मेरा घर है वो वर्क प्लेस बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाके मैं अपने घर वालों को बोलूं चलो आईसी फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारे घर में आई अज्यूम 10 लोगों से कम हेल्पर्स हैं, तो आईसी नहीं फॉर्म होगी। तो वो अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का इंस्टेंस हमारे घर पे होता है, तो दे कैन गो एंड फाइल अ केस टू द एलसी, और दे कैन ऑफ कोर्स गो एंड फाइल अ केस इन एज एफआईआर इन द पुलिस स्टेशन ऑल्सो। तो हमारा जो घर है वो भी एक तरीके का वर्क प्लेस है, और जो हमारे घर में भैया दीदी काम कर रहे हैं वो हमारे एम्प्लॉय हैं, हम उनके एम्प्लॉयर्स हैं। So workplace is of course any place. It could be educational institution, a hospital, a farm, a company, a house, a sports facility। जहां भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ रहा है वो जगह वर्क प्लेस बन जाएगी। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड वर्क प्लेस। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एज एन ऑडिटर
अपने क्लाइंट के ऑफिस गई, तो क्योंकि मैं अपने काम से रिलेटेड उसके ऑफिस गई हूँ, तो जो उस क्लाइंट का ऑफिस है वो मेरे लिए एक्सटेंडेड वर्क प्लेस बन जाएगा। मेरी सेफ्टी सिर्फ मेरे एम्प्लॉयर को नहीं देखनी, इनफैक्ट जिस क्लाइंट के ऑफिस में गई हूँ उसको भी मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई कंप्लेंट हुई तो मेरे पास दो जगहों की आईसी खुलती है जहां पे मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, एक मेरे अपने ऑफिस की और एक मेरे क्लाइंट के। इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का भी केस रिसेंटली आया है जिसमें ये कह दिया गया है कि प्रेफरेबली आप जो कंप्लेन करोगे वो अपने ही ऑफिस की आईसी के लिए करोगे, क्लाइंट ऑफिस पे नहीं करोगे, ताकि जो जस्टिस हो वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस या बायस ना हो। हमारी ऑफिस पार्टीज, हमारी ऑफ साइट्स, हमारे टीम लंचेस, टीम डिनर्स, ये सब के सब एक्सटेंडेड वर्क प्लेस के अंदर कवर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी ऑफिस वाले मुझे मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं तो वो मेरे लिए एक्सटेंडेड वर्क प्लेस है। अगर ऑफिस की पार्टी में हम सब डांस कर रहे हैं तो उस टाइम पे एम्प्लॉयर को अपनी नजर पक्की रखनी पड़ेगी कि मेरी जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो सेफ हैं, कोई भी उनके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहा। आई नो इट्स टू मच टू आस्क, बट दैट्स हाउ इट इज। अगर एम्प्लॉयर ने शटल सर्विसेज दी हुई हैं जिसका कंट्रोल एम्प्लॉयर के पास है, तो वो शटल सर्विसेज भी मेरी एक्सटेंडेड वर्क प्लेस हैं। ऐसे कई केस लॉज भी हैं कि किस फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे कि क्या एक्सटेंडेड वर्क प्लेस है, कहाँ तक हम जाएंगे। ऑफ कोर्स हर चीज की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस कंसिडर होते हैं, बट देन एज ऑर्गेनाइजेशंस वी नीड टू बी केयरफुल। बहुत सारी ऑफिस पार्टीज में अल्कोहल कंजम्पशन होती है, बहुत लोग इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कभी कभार कुछ गलत कर जाते हैं। तो वी नीड टू बी केयरफुल एंड वी नीड टू गाइड आवर एम्प्लॉयज हाउ मच टू ड्रिंक एंड हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स इन ऑफिस पार्टीज। ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत जगह सीखने को नहीं मिलता है। फिर एक डिफरेंस है सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट हमें पता है, it is we've already gone through it, and of course it is ruled governed by POSH Act, and only a woman can register her complaint under this act. It is not for men. रादर वर्क प्लेस हरासमेंट है किसी के साथ मार पिटाई हो गई, गाली गलौज हो गया, किसी को बुली कर दिया या उसके किसी तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया, वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल, ऐसे मैटर्स जो हैं हम अपने एचआर को या कोई भी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी हो हमारे ऑफिस में, हम वहां पे कंप्लेन करेंगे। और ये जो इसको गवर्न करेगा वो जो ऑर्गेनाइजेशन के कोई कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होंगे वो गवर्न करेंगे। एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, मैन या वुमेन, एनीबडी कैन फाइल अ कंप्लेंट टू द एचआर फॉर एनी वर्क प्लेस हरासमेंट दे हैव गॉन थ्रू। फिर हुआ हुज एन अग्रीव्ड पर्सन। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए बनाया गया है, तो अग्रीव्ड पर्सन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक विमेन ही हो सकती है। इट कुड बी अ डोमेस्टिक वर्कर, इट कुड बी अ टेम्पररी, एड हॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल, डेली वेजर, स्टूडेंट, एनी विजिटर, ट्रेनी, हम किसी को पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कोई फ्री में आ रहा है, any woman who is entering the organization for the purpose of work will be considered as an aggrieved woman. फॉर्म्स ऑफ वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, इसके अंदर होता है, एक फॉर्म होता है क्विड प्रो क्यू, दिस फॉर दैट, तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, या फिर तुम मेरे लिए कोई सेक्सुअल फेवर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल, तुम्हें थ्रेटन, तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक दूंगा। तो इस इज कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। फिर होता है एक होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। कोई भी एनवायरनमेंट जो मेरे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग या ऑफेंसिव बन जाए, जहां पे मेरी हेल्थ मेंटली और फिजिकली इफेक्ट हो रही है, ह्यूमिलिएटिंग हो जाए, तो उसको हम कहेंगे होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। इन दोनों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे कामिनी इज अ या ब्राइट यंग लीडर जो एक कॉल सेंटर में काम करती है, और रवि उसका कोलीग जो उसके साथ काम करता है। एक दिन कामिनी लेट तक काम कर रही होती है तो रवि उसको डिनर पर ऑफर करता है और उसको कहता है कि डिनर करके मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। एक दिन पहली बार डिनर करने के बाद रवि उसको बोलता है कि आज रात को मेरे साथ रुक जाओ, बट कामिनी रिफ्यूज कर देती है। फिर नेक्स्ट इवनिंग अगेन सेम थिंग्स हैपन।
तो कामिनी अगेन रिफ्यूजेस, लेकिन इस बार रवि कहता है कि इफ यू डू नॉट अग्री टू माई सेक्सुअल फेवर रिक्वेस्ट, तो मैं ऑफिस में जाके सब कुछ बोल दूंगा कि तूने मेरे पे पास किया था और जिससे उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। सो दिस मीन्स कि रवि उससे सेक्सुअल फेवर मांग रहा था टू सेव हर रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो दिस वाज अ क्विड प्रो क्यू कि तुम मेरे लिए ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा। सो रवि's behavior was unwelcome, sexual, and of course it had a negative impact on Kamini. अब ऐसे ही हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट है, किसी का मजाक उड़ाना, गॉसिप करना। अब जैसे इस एग्जांपल में जयंती इज वर्किंग इन अ गारमेंट फैक्ट्री, उसका सुपरवाइजर होता है वर्गीज, जो बार बार बहाने बहाने से कभी उसका दुपट्टा एडजस्ट करता है, किसी तरीके से उसको छूता है, तो ये जो उसके कोलीग्स होते हैं वो हमेशा नोट करते हैं और जयंती का मजाक बनाते हैं और उसके बारे में गॉसिप करते हैं। इस वजह से जो वर्क प्लेस है वो जयंती के लिए इंटिमिडेटिंग हो जाती है, हॉस्टाइल बन जाती है, और जयंती does not want to work in an environment which is become hostile for her because it is mentally affecting her. अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि आईसी होती है, आईसी होती है, एलसी होती है। सो आईसी इज इंटरनल कमेटी, जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के साथ फॉर्म करते हैं। इसकी 50% रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो विमेन होती हैं। मतलब अगर 4 मेंबर मैंडेटरी इस कमेटी को फॉर्म करने के लिए, तो एटलीस्ट 2 मेंबर जो होंगे वो विमेन होंगी, और 2 मेल हो सकते हैं, या चारों विमेन हो सकती हैं, 3 विमेन हो सकती है, पर मिनिमम 2 विमेन होंगी ही होंगी। सिमिलरली एलसी, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में फॉर्म होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की एक एलसी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक एलसी बनाई गई होगी। इंटरनल कमिटी, इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है जो एक सीनियर लेवल की वर्किंग वुमेन होती है। 2 एम्प्लॉयज होते हैं अदर देन द सीनियर वुमेन, दे कुड बी मेल, दे कुड बी फीमेल। देन देर इज एन एक्सटर्नल मेंबर, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे लिए एज एन एक्सटर्नल मेंबर भी अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन में ओपन है, वेयर आई एम ऑल्सो टेकन ऑन बोर्ड टू फॉर्म दी आईसी। एक्सटर्नल मेंबर को रखने का पर्पस ये है दैट क्योंकि बाकी तीनों लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, so to ensure that there is no influence from the management while the IC decides the matter, an external member has been kept as a part of the IC, ताकि जो जजमेंट है वो बिल्कुल ठीक तरीके से दिया जाए, एंड इट इज जस्टिफाइड इन वट एवर वे इट इज बींग पास्ड। इसेंशियल्स जैसे कमिटी मैंने कहा कि कमिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हाँ हाउ बताओ। द प्रोपोर्शन वर्क्स इन केस ऑफ ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स आ रहे हैं। 5 आ गए तो 3 विमेन एम्प्लॉय करोगे, 2 मेल एम्प्लॉयज कर सकते हो, 3 फीमेल्स और 2 मेल हो सकते हैं। मिनिमम 50% रिप्रेजेंटेशन विमेन की होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और 5 हम इसलिए भी कहते हैं, देखो मिनिमम जो है वो 4 लोगों की होनी चाहिए, हम इसलिए भी कहते हैं 5 लोग या 6 लोग ले लो, कि कई बार क्या होता है कि जो अ, हम डिसाइड नहीं कर पाते, जैसे 2 लोगों को लगता है कि गिल्टी है, 2 लोगों को लगता है नॉट गिल्टी है। अब 5 लोग होंगे ना, तो वो वोटिंग से डिसाइड हो जाएगा गिल्टी या नॉट गिल्टी, एंड देन दे कैन अराइव एट अ कंसेंसस। तो कई बार जो होता है ना वो जजमेंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि 2 लोग एक तरफ होते हैं और 2 लोग एक तरफ होते हैं। प्लस अगर कोई एब्सेंट है, प्रॉपर कोरम बनाना है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, या कोई एम्प्लॉय कभी जॉब छोड़ गया तो फिर एकदम से आईसी रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, तो इट इज एडवाइजेबल आप एक आधा मेंबर एक्स्ट्रा रख लो आईसी के अंदर। एक आईसी का टर्म जो है वो 3 साल का होता है, ऑफ कोर्स इट इज एक्सटेंडेबल, आप बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू सेम मेंबर्स को एक्सटेंड भी कर सकते हो। और इट हैज टू बी, मतलब जो आईसी है उनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, दे शुड बी लिटिल एम्पैथ, और कोशिश ये हो कि जिसको थोड़ी लीगल नॉलेज हो, एंड दे हैव a patience or a listening ear to the person, to the complainant, to the respondent, and they should be able to handle the grievance। ये नहीं कि आप किसी को भी, क्योंकि पेपर वर्क करना है तो किसी को भी उठा के आपने आईसी में डाल दिया, या मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई ये लोग तो मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और उस हिसाब से डिसीजन दे देंगे। लेट्स नॉट जस्ट डू पेपर वर्क, लेट्स फॉर्म अ प्रॉपर आईसी, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, एंड अगर कोई केस होता है तो उस केस को जो डिसाइड करने वाले हैं वो उतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए।
लोकल कमिटी जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में फॉलो करती है, ज्यादातर जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं वो एनजीओ से होते हैं, दोज हु आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आईसी को फॉर्म करना मैंडेटरी है। इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज हैं, जैसे मद्रास ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में 1.68 करोड़ की डैमेजेस एक एम्प्लॉय को दिए गए थे क्योंकि कंपनी ने आईसी नहीं फॉर्म करी थी। सो इट वाज अ नॉन कंप्लायंस जिसका उस कंपनी को बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा था। सो इसमें केस लॉ भी दिया हुआ, और ऐसे अब काफी जजमेंट्स आने लग गई हैं। एकदम से पॉश को जो है वो हवा मिलने लग गई है। सो जब Ma'am, I जजमेंट have one आती question. है। यस। Can an external member be reappointed after expiry of 3 years? यस, यू कैन reappoint them by passing a board resolution. Okay. Elements of complaint: the respondent has displayed that उसके साथ एक offensive misconduct हुआ है within workplace and it was sexual harassment. The behavior was directed at the complainant. The complainant experienced harm. The behavior occurred at the workplace या extended workplace and it was related to your work environment. What should the complaint contain? Content of the complaint, description of the incident, date, timing, respondent's name और क्या रिलेशनशिप है। और इस कंप्लेंट में आप कोशिश करो आप अपने विटनेसेस और एविडेंसेस के बारे में भी जितनी डिटेल्ड आप कंप्लेंट लिख सको आप लिखो। इन केस इनफैक्ट अगर आप खुद नहीं लिख पा रहे तो यू कैन ऑलवेज सीक असिस्टेंस ऑफ एन आईसी मेंबर एज वेल टू राइट दिस कंप्लेंट। देर इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल वे और कंप्लेन मैकेनिज्म कि अगर आई एम फेसिंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट तो मैं उसको इनफॉर्मली परस्यू करना चाहती हूँ, तो मैं इनफॉर्मली भी परस्यू करना चाहती हूँ। फॉर्मली मतलब पूरा प्रोसेस होगा कंप्लेन का एंड इट विल बी गवर्नड एज टाइमलाइन, उस हिसाब से रिपोर्ट होगी। लेकिन इनफॉर्मली इज लाइक आई एम सिटिंग विद टू पीपल एंड आई एम ट्राइंग टू डिसाइड द मैटर एंड हाउ इट नीड्स टू बी सॉर्टेड। Process of conciliation. Conciliation is called the informal mechanism. It is the settlement between a complainant and respondent. इसके अंदर आईसी कमिटी पूछती है कंप्लेनेंट से कि इनको क्या इनफॉर्मल मैकेनिज्म से ऑप्ट करना है। सिर्फ कंप्लेनेंट के पास ऑप्शन है टू एक्सरसाइज वेदर दे वांट टू प्रोसीड इनफॉर्मली और फॉर्मली। रिस्पोंडेंट नहीं डिसाइड कर सकता कि उसको ये जो मैटर परस्यू करना है उसको इनफॉर्मली करना है। इसके अंदर भी जो भी सारा कुछ सेटल होगा वो आप रिटर्न में सेटल करोगे एंड प्लीज डॉक्यूमेंट एंड इनफॉर्मल मैकेनिज्म एज वेल। कंप्लेन का प्रोसेस: हमें कंप्लेंट आएगी, वी नीड टू स्पीक टू द कंप्लेनेंट। उससे पूछेंगे आपने इनफॉर्मली परस्यू करना है फॉर्मली परस्यू करना है। रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स लिया जाएगा, जैसे ऑडिट होता है वैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। कंप्लेनेंट से रिस्पोंडेंट से विटनेसेस से सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके सारे लोगों से बात होके उसके बाद जो आईसी है इस मैटर को एनालाइज करेगी, इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगी। विद इन अ टाइमलाइन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, फाइंडिंग्स देंगे, रिकमेंडेशन देंगे और रिपोर्ट लिख के मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं। सबमिशन ऑफ कंप्लेंट: 3 महीने के लास्ट इंसिडेंट से 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट सबमिट करनी है। जब मेरे पास कंप्लेंट आ जाए मुझे 7 डेज के अंदर रिस्पोंडेंट को बताना है कि उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। 90 डेज के अंदर मुझे ये इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद मुझे 10 दिन मिलेंगे मेरी सारे एनालिसिस के लिए, कंप्लेंट की रिकमेंडेशन और फाइंडिंग लिख के मैनेजमेंट को देने के लिए। उसके बाद इट इज विद द मैनेजमेंट दैट विद इन 60 डेज उसको ये रिकमेंडेशंस फॉलो करवानी है रिस्पोंडेंट से। अगर आपको मेरा जजमेंट नहीं पसंद आ रहा तो आप अपील कर सकते हो विद इन 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन। यू कैन गो टू द ट्राइब्यूनल और द कोर्ट एंड फाइल एन अपील विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजंस गिवन बाय द आईसी। जो आईसी है इट इज एज गुड एज अ सिविल कोर्ट। इट कैन ऑल्सो फाइल गिव समन to the respondent, to the complainant, to the witnesses to appear before them.
and they need to cooperate as cooperating with any other court. Who all can complain? अब मैं तो कंप्लेन कर ही सकती हूँ एज अ कंप्लेनर, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे को फिजिकली आई एम इनकैपेसिटेटेड और मेंटली आई एम नॉट सफिशिएंट टू फाइल अ कंप्लेन, या फिर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है, और फिर एनी अदर केस। अगर फिजिकली इनकैपेसिटेड हूँ तो ऑफ कोर्स मैं ऑथराइज कर सकती हूँ, एक रिटन कंसेंट दे सकती हूँ। अगर मेंटली इनकैपेसिटेड हूँ तो स्पेशल एजुकेटर, साइकेट्रिस्ट एंड एनीबडी हु इज capable enough to file a complaint on my behalf. In case of death, then of course legal है, या फिर इट शुड नॉट बी अ रैंडम पर्सन कि मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरे साथ ऐसे इंस्टेंस हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी फ्रेंड को शायद मेरे से ज्यादा बुरा लगा तो उसने जाके कंप्लेन कर दी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दैट माय फ्रेंड हैज टू बी ऑथराइज्ड टू फाइल अ कंप्लेन ऑन माय बिहाफ। ये केस लॉज है। क्या एक विमेन दूसरी विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन कर सकती है? यस, इन केस अ वुमन हैज फेस सेक्सुअल हरासमेंट बिकॉज ऑफ अनदर वुमन, शी कैन फाइल अ कंप्लेन। कैन अ ट्रांसजेंडर पर्सन कंप्लेन? जैसे मैंने एक बार पहले शुरू में कहा था दैट अग्रीड वुमन, it has to be a woman, anybody who portrays themselves as a woman. So if a transgender says that he or she portrays themselves as a woman, then even they can file a complaint under POSH Act. पर इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि एज अ ट्रांसजेंडर आई शुड हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट आई शुड बी परसीव्ड एज अ वुमन। राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स हमें सबको पता होते हैं कि अच्छा ये मेरा राइट है, मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ एज अ पर्सन भी एक, और एज अ ह्यूमन भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आई शुड बी ऑनेस्ट अबाउट द कंप्लेन। आई शुड नॉट यूज इट एज अ वेंजेंस और अ रिवेंज टूल। इट शुड नॉट बी अ फेक और मलिशियस कंप्लेंट। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, विटनेसेस हैं, तो मुझे बताना चाहिए, मुझे आईसी और एलसी के साथ फुली कोऑपरेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज माय राइट कि मैं पुलिस में भी कंप्लेन कर सकूं, और मेरे को मेरी जो सुनवाई है वो बहुत एम्पैथेटिकली होनी चाहिए, क्योंकि anybody out in the open and say that some kind of sexual harassment has happened with me, it takes a lot of courage for women to come and say it. हमारे को कंप्लेनेंट की एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कंप्लेनेंट कंप्लेन करता है, सो वी शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देर इज नो रिटेलिएशन, देर इज नो थ्रेट जिसके अगेंस्ट मैंने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन करी है। अगर मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा तो आई शुड इंश्योर दैट द कंप्लेनेंट इज सेफ। हम उसको हाइब्रिड मोड पे रख सकते हैं, उसकी टीम चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़े दिन की पेड लीव दे सकते हैं, या उसको वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी that the complainant does not face any kind of retaliation or any kind of threat from the respondent, या इस कंप्लेन की वजह से उसके साथ कुछ भी अनएथिकल नहीं होना चाहिए। फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन इज बेसिकली कि मैं किस तरीके की आईसी उस पर किस तरीके की पीनलाइज करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड अ रिकमेंडेशन। फाइंडिंग इज अगर कोई मैटर आईसी के पास आया तो आईसी को अपनी रिपोर्ट कंक्लूसिव है, इनकंक्लूसिव है, गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, उसको अपनी रिकमेंडेशन लिखकर देनी ही देनी है, और फाइंडिंग लिख के देनी है, और उसके साथ में रिकमेंडेशन भी देना है कि वो किस तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं। क्या वो उससे रिटर्न अपॉलॉजी लेना चाहते हैं, क्या उसको रेप्रिमांड करना चाहते हैं, क्या उसकी प्रमोशन विदहोल्ड करना चाहते हैं, और दे वांट टू टर्मिनेट द पर्सन, या उससे कोई कम्युनिटी सर्विसेज कराना चाहते हैं। सो आईसी कैन recommend such actions. फाइनेंशियल damages आर नॉट recommended, पर हाँ कभी कोई विक्टिम ऐसा है विच हैज फेस्ड डायर कॉन्सिक्वेंसेस, तो फिर हो सकता है कि किसी मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर करना पड़े। पर अगर मैं किसी को फाइनेंशियल हेल्प ऑफर कर रही हूँ कंप्लेनेंट को, तो मुझे रिस्पोंडेंट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल डैमेजेस को उठा पाएगा। फाइलिंग अ फ्रिवलेस कंप्लेंट, जैसे मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि इस एक्ट को, क्योंकि ये एक जेंडर स्पेसिफिक एक्ट है, तो हमने विमेन ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा लीवरेज इसके अंदर दी है। इट्स टोटली टोटली विमेन सेंट्रिक एक्ट। तो
वी शुड ट्राई कि हम कोई भी फ्रिवलस या फेक कंप्लेंट ना करें। अगर आईसी को पता चल गया कि ये जो कंप्लेंट है ये फ्रिवलस है, फेक है, तो जैसे आईसी रिस्पोंडेंट के लिए रिकमेंडेशन लिख सकता है कि अपॉलजी दो या रेप्रिमांड करो या इसकी प्रमोशन रोक लो, ऐसे ही अगर फॉल्स कंप्लेंट फाइल गई है तो हम कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिना रिपोर्ट के तो बात चलेगी नहीं। तो एज अ सीए तो मुझे कहीं नहीं रिपोर्ट करना है। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑल्सो, उसके अंदर भी सेम कंटेंट जाते हैं जो एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाते हैं। द पॉश एक्ट फॉलोज अ कैलेंडर ईयर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जनरली ज्यादातर स्टेट्स में जो रिपोर्ट है वो 31 जनवरी तक फाइल हो जाती हैं। इसके अंदर सिर्फ इतना जाता है कि पूरे साल में मुझे कितनी कंप्लेंट्स आई, हाउ मेनी कंप्लेंट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 90 days, नंबर ऑफ वर्कशॉप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। जैसे ये वाला जो प्रोग्राम है इट इज मोर ऑफ एन अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुझे अपने एम्प्लॉयज के लिए भी रखने हैं। और क्या एक्शन एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने लिया, ये रिपोर्ट हर साल आपको अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करानी होती है। अभी कुछ महीनों से शी बॉक्स भी मैंडेटरी हो गया है। ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस आर सपोज टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द शी बॉक्स पोर्टल। उसके अंदर आईसी मेंबर की डिटेल्स जाती हैं, उनके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर जाते हैं। और जो आप ये एनुअल रिपोर्ट है ये भी आप शी बॉक्स पोर्टल के थ्रू अपलोड करते हो। कई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में का मेल आईडी दिया होता है, आप मेल से भी भेज सकते हो। और कई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में आज भी स्टेट में ऐसा है कि आपको फिजिकल कॉपी जाके जमा करानी पड़ती है। पेनल्टीज, फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन which could be anything: failure to constitute internal committee, act upon the recommendation, failure to file an annual report, awareness sessions नहीं कराना, so any failure, there is a minimum penalty of 50,000. A second time failure, it could be higher the amount, or the authorities even have the right to cancel your license to carry on the business, तो penalty बहुत severe है। कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है एज आईसी मेंबर्स, एज एचआर, एज मैनेजमेंट। इनफैक्ट इवन इफ आई हैव बीन कॉल्ड टू विटनेस एनी मैटर तो आई हैव टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, मुझे उसको गॉसिप की तरह नहीं यूज करना। इन अगर पता चल गया कि आपने कोई मैटर लीक किया है या किसी को बताया, सो द एम्प्लॉयर कैन पेनलाइज यू अप टू एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज। ये कुछ प्रेसिडेंट केसेस हैं जहां पे हमने आईसी नहीं कॉन्स्टिट्यूट करी थी, तो कोर्ट ने मेदांता हॉस्पिटल को 25 लाख का कंपनसेशन कहा था कि आप कंप्लेनेंट को दोगे। इसके अलावा भी 50,000 और की पेनल्टी फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था मेदांता को। एक आरओसी ने कुछ साल पहले एक पेनल्टी लगाई थी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में पॉश की कंप्लायंस नहीं करी थी, 4.5 लाख की पेनल्टी लेवी करी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे अब केस लॉज मैटर्स डिसाइड होने लग गए हैं, वेयर एज वी एज प्रोफेशनल शुड ऑल्सो बी केयरफुल। बिकॉज आप देखो डायरेक्टर्स रिपोर्ट का तो हिस्सा पॉश को बना ही दिया, तो जब वहां आ गया तो as an auditor, you are supposed to go through it and you should know whether the organization has a proper IC, has a POSH policy, and whether the compliance is being done. What are the good practices for any organization? कि आपके एम्प्लॉयज को जो पॉश पॉलिसी है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो, आप उनकी जो रिड्रेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आईसी हो, आपके सीनियर्स जो हैं, लीडर्स जो हैं वो रोल मॉडल बन सके, और एक environment which does not tolerate a workplace sexual harassment. This is what I have to say about POSH Act. If there's any question and answers, then we can now take it up. Now we have few questions. Yeah, Asha. स्टार्ट कर लेते हैं। शिवानी का आंसर है व्हाई पॉश इज एप्लीकेबल इन ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आल्सो हैविंग लेस देन 10 एम्प्लॉइज। Yes, POSH is applicable on everyone. जैसे शी मैंने वांट कहा, टू नो द रीजन की व्हाट कुड बी द रीजन की उनको वहां पे भी अप्लाई किया है। रीजन ये है ना कि उस सेक्टर में भी तो विमेन एम्प्लॉय होगी।
बिकॉज इक्विटी चाहिए, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वी कैन से कि। एंड 10 अपने आप में बड़ा नंबर है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अगर कहीं 10 से कम लोग हैं तो वहां पे विमेन सेफ्टी नहीं भी होगी राइट। तो भी चलेगा। एंड इनफैक्ट जब वो हाउस में भी कवर किया हुआ है उसको, जो हाँ पर्सनल उसमें आ रहे हैं, तो यहाँ तो सेक्टर हो गया। तो हाँ। इसमें 10 जो काउंटिंग होगी, तो इफ इट्स अ केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन वेदर पार्टनर्स विल आल्सो बी काउंटेड फॉर दैट 10 नंबर। यस। बिकॉज कंपनी में तो डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय। मतलब ओवरऑल देखना है। ओवरऑल हाँ 10 लोग हैं। एंड इन केस अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, लाइक। कॉन्ट्रैक्चुअल है। इन वही जैसे मैंने कहा, चाहे आप उसको सैलरी दो नहीं दो, स्टाइपेंड दो नहीं दो, अगर आपको उससे कोई भी बेनिफिट डिराइव हो रहा है तो फिर आप उसको एम्प्लॉय ही मानोगे एंड दे कैन फाइल अ कंप्लेंट इफ दे हैव फेस्ड एनीथिंग। नहीं, कंप्लेन अब जैसे आईसी की फॉर्मेशन पे अगर हम बात करते हैं, इफ इट इज लाइक मेरे पास ऑन एन एवरेज 8 to 9 पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में। अब कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए 10 हो गए। इंटर्न्स आ गए हैं। लाइक एडवोकेट का ऑफिस हो गया, इंटर्न्स वो समर इंटर्न्स और ऐसे आते रहते हैं। तो अब एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दैट काउंट ऑफ 10 और मोर वुड बी सीन? वो एनी टाइम ऑफ द ईयर हो गया। तो इट मीन्स कि जैसे ही किसी महीने में हो गए, हाँ उसी जैसे ही टाइम पे 10 आईसी हुए, फॉर्म कर हाँ, दी पर जानी ये चाहिए। थोड़ी है कि मतलब मैं आईसी बनाऊंगी फिर मैं आईसी डिसमेंटल करूंगी। पर ठीक है, हम्म। मैंने आईसी बना ली, उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि दे वांट टू, इफ देयर इज एनीथिंग दे कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेंट टू द लोकल कमिटी आल्सो। Mm-hmm. Okay, got it. Another question is whether POS training is required to be given every year, mandatory to यस। employees. यस। Okay, Ritasha, this query is cleared. Another, if POS returns are missed to be filed, whether any penal consequence? This I think you have discussed in the penalty section. पेनल्टी है, पर अगर आपसे मिस हो गई है आप अभी भी फाइल कर दो। इट इज बेटर आप यू फाइल इट, जब रियलाइज कर दिया तब फाइल कर दो और उसके बाद से कंप्लाई करना शुरू कर दो। अब इसी में कंटिन्यूएशन में, अब जैसे किसी ने आज तक कभी नहीं किया, एंटिटी ने, तो आप अब करना शुरू उसको। कर दो, अब पुराना तो कुछ नहीं कर सकते। जब हाँ, कुछ तो होगा ये तब दिसंबर 25 जो कैलेंडर ईयर गया, हाँ उसका अपने को करना चाहिए, फाइल हाँ फाइल हाँ कर हाँ देना चाहिए। हाँ। एंड अनदर थिंग, जो बोर्ड रिपोर्ट में हम वहां पे डायरेक्टर्स बैलेंस रिपोर्ट में रिपोर्ट जो में जाता है कंप्लायंस का, तो वो भी कैलेंडर पीरियड का जाता है या वो वो भी फाइल? कैलेंडर ईयर का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर एनी एज क्राइटेरियन फॉर आईसी मेंबर्स? नो, देयर इज नो एज क्राइटेरिया। ओके। दे शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग द मैटर। ओके। Any minimum remuneration specified for the committee members anywhere if नो it is नो नो, specified? नथिंग। So it can आप be pro प्रो bono बोना or करना that चाहो will be प्रो decided बोनो by. भी कर सकते हो, हाँ। Okay. Then is it necessary to file the return in case there is no complaint though IC is यस। formed? यस, आप उसमें 0 0 करके रिटर्न फाइल कर दो, आईसी फॉर्म करोगे इफ इट इज एप्लीकेबल टू यू। बट अगर हाँ, कोई IC is केसेस नहीं formed. है तो वो 5 चीजों पे आप 0 NA वो करके यू हैव टू फाइल द रिटर्न। Okay. So Radhika, your question is also answered. Then next query is if the complainant withdraw the complaint midway, can the IC still proceed with the inquiry? If the complainant withdraws, then please take it in written that they have withdrawn the complaint in the midway and document it and close your file properly. तो मतलब अगर कंप्लेन विड्रॉ हो गई या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो गया, तब आईसी हम्म। स्यूमोटो अपने आगे नहीं बढ़ेंगे ना उस नहीं। पे? दे दे हाँ। आल्सो हैव टू क्लोज द यस। कंप्लेन. यस। ओके. And will POSH be applicable? Here you have already answered. If all male persons are there. हाँ हाँ। In that उसमें बस case, दिक्कत सबको ये आती है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर वो यही पूछने जा रही थी कि 50% उसको क्या करना है. विमेन को कैसे करें भाई। एक्ट कहता है आप हायर करो, अगर आपका कोई सिस्टर यूनिट है तो आप वहां से बोरो कर लो। हम्म. तो मतलब मुझे सिर्फ इसकी कंप्लायंस करने के लिए एक फीमेल एम्प्लॉय हायर करनी पड़ेगी। एंड जब फीमेल हायर कर ली तो फिर तो आपको फॉर्म वैसे भी नहीं भी करनी करी तो भी पड़ेगी. आपको अब तभी तभी भी करना ही करनी है। थी पहले से तो ही. क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो विमेन एम्प्लॉय ही हो सकती है, Right. एक्सटर्नल मेंबर की रिक्वायरमेंट तो बाहर से विमेन की पूरी हो जाएगी और 50% आप कर लोगे 2 मेल एम्प्लॉयज को लेके। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर विमेन एम्प्लॉय को बनाना है, और वो भी एक सीनियर लेवल की, क्योंकि शी इज द वन हु इज चेयरिंग द कमिटी।
राइट। तो ये भी नहीं है कि एक लोअर जूनियर रख के उसको आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया। राइट, राइट, राइट। Another which we just discussed regarding the auditor's report में, बोर्ड रिपोर्ट में, कि डायरेक्टर। अब बोर्ड रिपोर्ट में हमने देख लिया कि कोई उसका डिस्क्लोजर नहीं है रिलेटेड टू दिस पॉश कंप्लायंस, एंड आईसी नहीं बनाई हुई है, तो एज एन ऑडिटर क्या हमें कहीं पे भी अपने या तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट, कहीं भी हमें इसको इंक्लूड करने की जरूरत आप है क्या? आप ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हो, आप कहीं तो रिपोर्ट करोगे ना इसको। आइडियली और करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, इसलिए कहीं ये रिपोर्ट हो नहीं रहा। दैट इज वाई आई एम वेरी, इसको उठाने क्वेश्चन का पर्पस ही यही है, क्योंकि ये बहुत हैं जो नहीं कर रहे। अब देखो कितने लोग एमएसएमई की कंप्लायंस नहीं करते, पता सबको है। राइट, एमएसएमई अपने आप में एक हाँ, तो जैसे एमएसएमई नेसेसरी वो है एक्ट, वैसे ये भी एक नेसेसरी एक्ट है। मूड थिंग इज कि अगर नहीं है, इसके कंप्लायंस नहीं की हुई है, देन एज एन ऑडिटर वी मस्ट रिपोर्ट इट इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। यस। एंड एज ऑफ नाउ आई थिंक कि इसको मे बी शायद, लेकिन इसको दिखाएंगे कहाँ पर? अभी जो सोच पा रही हूँ शायद ईओएम पैरा में, वही बट एम्फेसिस में दिखा दो, कहीं तो उसको दिखा दो। but for emphasis it has to be mentioned in somewhere in the financial statement and अभी in थोड़े notes दिन on में accounts. थोड़े दिन It में is not going नोटबुकार to आ write जाएगा, it. फिर सब पता चल जाएगा कहाँ क्या क्या रिपोर्ट करना है। Right. तो we can get back on this point. हम लोग कर सकते हैं इस चीज पे, तो कई हैं जिनके पास definitely नंबर होगा मेरा, तो we can discuss it हाँ। offline also. Another question is, ये दे दिया सीमा संदीप, वेयर टू फाइल द एनुअल रिपोर्ट एंड टाइम ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिपोर्ट। सीमा मैम, हर या तो शी बॉक्स पोर्टल पे देखो, अभी तो मैंडेटरी हो गया रजिस्ट्रेशन, तो शी बॉक्स पोर्टल आपको बता देता है कि आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो कहाँ सबमिट होगी। नहीं तो आप गूगल करोगे, तो आप गूगल करके अपने ऑफिस का एड्रेस या डिस्ट्रिक्ट डालोगे तो वो आपको बता देगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कहाँ है, वहां पे आप फिजिकल कॉपी जमा कराओ, एक कॉपी पे स्टैम्प एक्नॉलेज करा के अपने रिकॉर्ड के लिए जरूर ले आना। एंड इसमें कोई टाइम लिमिट भी है कि एज ऑफ नाउ कि इतने डेट तक ये फाइल हो थर्टी जानी चाहिए, फर्स्ट जनवरी अदरवाइज? तक मैक्सिमम स्टेट्स में जमा होती है। हरियाणा में 28 फरवरी तक होती है। 28th of Feb? हाँ, तो वही मैंने कहा, आप अपना शी बॉक्स पोर्टल जब देखोगे तो आपको देन इट्स अ राइट टाइम कि हम लोगों ने राइट टाइम पे वेबिनार किया, इट्स 12th of Feb, यहाँ पर एंड इट्स आप अ थर्टी गुरुग्राम फर्स्ट विमेन चार्टर्ड जनवरी अकाउंटेंट का हम एसोसिएशन। लेट तो हो इट्स अ गए बिग हैं। अपॉर्चुनिटी। यस। अपने क्लाइंट को बोलिए एंड फाइल कीजिए इसकी रिपोर्ट को। गुड, गुड। आशिमा जी पूछ रहे हैं, व्हाई सीएस आर नॉट अवेयर अबाउट दिस एक्ट एंड दे आर नॉट, लेट मी आंसर फर्स्ट दिस क्वेश्चन। हाँ, प्लीज डू। They are not even talking of this compliance, and in case of proprietorship no one is bothering about this. Ashima ji, see, I am chartered accountant, Nitika ji also chartered accountant, एंड वी आर डूइंग दिस वेबिनार, तो इट्स नॉट लाइक कि सभी अवेयर नहीं है। इट्स जस्ट कि इसमें अभी पेनल्टी ज्यादा नहीं आ रही है, इसीलिए लोग देख कम रहे हैं। एंड दैट वाज द रीजन कि इस वेबिनार को रखा है, बिकॉज इसके रिपर्कशंस बहुत हो सकते हैं। एंड नाउ नितिका जी, अब आप अपना आंसर दें इस क्वेश्चन का। बहुत लोग एक्चुअली देखो, ये करना तो क्लाइंट की जिम्मेवारी है ना, वो करना ही नहीं चाहता। आप अगर आप जाके भी बोलोगे तो वो अभी भी कहेगा, "अरे छोड़ो ना, अभी तक चल रहा है ना, तो क्या ही जरूरत है करने की"। वही, जब तक जिसके सर पे डंडा नहीं आता तब तक कोई करना नहीं चाहता। बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट इज आवर ड्यूटी that we need to tell them and need to make them aware that this is a law and this is a mandatory law. एंड इट्स अ बिग, इट कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू, कि इट अभी कैन बी एन ज्यादा लोग अवेयर अपॉर्चुनिटी, और नहीं है कल को देखो तो। कोई केस हो गया तो उसने जाके एफआईआर कर दी, इससे अच्छा मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आईसी है, तो मैं अपने इंटरनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो बाहर ओपन लीगल फोरम में जाता है तो उसका डेंट तो उसको पड़ता ही है। तो डेफिनेटली। इट इज फॉर माई एंड माई विमेन एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए अगर कुछ रखा हुआ है तो फिर व्हाई नॉट। देखिए, आप इसमें दोनों एंगल से देखिए, एक तो सेफ्टी एंगल हो गया, कंप्लायंस एंगल हो गया, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई एग्जैक्टली। कि आप इसके लिए अवेयर कराइए, उनका पॉलिसी ड्राफ्टिंग कीजिए, कंप्लायंस कराइए। दैट्स अ बिग थिंग कि इसमें सीए एग्जैक्टली। जा सकते हैं। बिल्कुल जा नेक्स्ट सकते हैं। क्वेश्चन इज,
What is the criteria to decide as senior women in the committee? Is it a नहीं, age specific? It's not there. नहीं, एज And स्पेसिफिक नहीं है, और designation can. मतलब नॉलेज स्पेसिफिक। Hmm. और Okay. कोशिश करो कि पार्टनर और डायरेक्टर्स नहीं हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि कमिटी ऐसी बननी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में नहीं, एम्प्लॉय के बेनिफिट में डिसीजन दे। Okay. But अगर एक एक मेल और एक फीमेल, these are the two directors. Yes. Apart from them, there are no There is no female women. employees. लोग Then in रख that लेते हैं, case, लेकिन that women director. इसके ऊपर भी जजमेंट्स हैं वेयर दे फील Okay. दैट द कमिटी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ठीक नहीं है, इट वाज अ बायस कॉन्स्टिट्यूएंसी। Okay. इसके ऊपर भी जजमेंट्स हैं। Okay. So that means कि women director का designation can be seen. Okay. Next question is, POSH policy needs to be formed only through board resolution. प्रेफरेबली यस, क्योंकि बोर्ड डिसाइड कर रही है, तो प्रेफरेबली यस कि आप उसको डॉक्यूमेंट कर लो। Shimaji, agree with your viewpoint that many CAs are not aware about, and lawyers are getting this done, but not the CAs. यस। That's why we are discussing this, so that CAs can outnumber the advocates in this field too. No offense to anyone. टू द लॉ फ्रेटर्निटी। सीमा जी पूछ रही हैं, कैन अदर टू मेंबर्स बी आउट ऑफ पार्टनर और डायरेक्टर, लाइक जस्ट वी सेड कि प्रिसाइडिंग शुड नॉट बी द नहीं, डायरेक्टर. प्रेफरेबली नहीं, हम क्योंकि इन्फ्लुएंस कमिटी नहीं बनाना चाहते। ओके, इट मीन्स कि आईसी अगर हम बना रहे हैं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि यस, उसमें तो डायरेक्टर है ना वो, हो, नहीं मेंबर डायरेक्टर्स और पार्टनर्स कोई नहीं। भी उसमें ना. ओके ओके ओके, चलो गुड. ये जिसका भी क्वेश्चन था, एक अच्छा पॉइंट क्लियर हो गया इसमें. If there is any other question or anyone who want to ask any question, we can answer. Not we, but Nikita ji can answer. मुझे नहीं पता है. Anyone else? इसका अगर ये पॉश की कंप्लायंस नहीं हो रही है, तो इसमें जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या इनमें कई बार जो रेटिंग सिस्टम होता है, क्या वहां पे कोई इम्पैक्ट आता है इसका? मेरा ना एक क्लाइंट था, उसको एक टेंडर सिर्फ इस वजह से मिला था क्योंकि वो पॉश कंप्लायंट था। ओके, अगर उसका पॉश की पॉलिसी नहीं होती तो उसको वो टेंडर नहीं मिलता। राइट. इट मीन्स कि it plays a big role in those cases too. Yes. So, before we conclude, let me just inform everyone who are attending right now. कल भी हम लोगों का एक डिफरेंट सेशन है ऑन द न्यू लेबर कोड. बोलो। वो भी अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू एडवाइज योर क्लाइंट एट द राइट टाइम कि क्या चेंजेस आए हैं एंड हाउ दोज चेंजेस आर गोइंग टू इम्पैक्ट देयर फाइनेंशियल्स और व्हाट डिफरेंट दे नीड टू डू. Not क्या only पॉलिसी that, चेंज even how करने they के. need to decide their salary structures. यस, बिकॉज उसमें आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और उनके कंप्यूटेशंस पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है, ग्रेचुइटी वगैरह सब चीजों पे. तो कल का सेशन भी जरूर अटेंड करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नितिका जी, आंसर सारे हो गए हैं, अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो कैन वी प्रोसीड फॉर द फॉर्मल क्लोजर? Yes, Asha. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इतना डिटेल से एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपने पूरा हमें बताया. थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु स्पेयर देयर टाइम टू वॉच दिस सेशन लाइव. And again, I request everyone to attend the tomorrow session also on the new labor code. Till then, goodbye and take care. Thank you so much. Thank you, Thank you so Asha. much, everyone. I'm just closing the meeting. Bye. Thank you. Bye.